मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट चल रही है सेकंड गैसेस व्यवस्था। इसमें हम इससे पहले वाले क्लास में पढ़ी थी मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। आणविक वेग हैं गैस मॉलिक्यूल्स में, वो कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के थे। एक तो अपना था फर्स्ट तो था इसमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वर्ग माध्य मूल वेग, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आरएमएस से लिख लेते हैं उसको, ठीक है। सेकंड था आरएमएस के अलावा इसे हम सी से भी लिख लेते हैं। सेकंड था इसके अंदर एवरेज वेलोसिटी, जिसे हम सी बार से या फिर उसको वी से भी लिख देते हैं, ठीक है। और थर्ड रहेगा इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जिसे हम वी एमपीएस से भी लिखते हैं और उसके साथ साथ में अल्फा से भी डिनोट करते हैं। तो ठीक है, गैसीय अवस्था के अंदर हम क्या लिखेंगे कि जो आणविक वेग थे ना, आणविक वेग जो पढ़े थे 3 प्रकार के बताए थे, ये रहेंगे उसके तीनों प्रकार। उसके बाद में पढ़ना है यहाँ पे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर वेलोसिटी। ये जो हमने वेलोसिटी पढ़ी थी उस टाइम हमने ये देखा था कि कुछ मॉलिक्यूल्स गैस का जो सिस्टम होता है उसमें से जो मोस्टली मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस वाली वेलोसिटी से गमन करते हैं। तो फ्रिक्शन देखना है कि टोटल 100 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है अपने पास में गैस सिस्टम में से, 100 में से 70 या फिर अपन बोले 80% जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से क्या करते हैं? गमन करते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये वाली वैल्यू कुछ ना होगी तो 80% करेंगे, इसका मतलब कि वर्ग ये जो प्रायिकता वेग है इसको करने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या रहेगी? यहाँ पे ज्यादा रहेगी, ये हमें देखना है। और ये जो ग्राफ है जो कि मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन लो है आणविक वेगों का वितरण नियम, जिसे दिया गया था, साइंटिस्ट का नाम था यहाँ पे मैक्सवेल। तो मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट था, उसने आणविक गति के मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको दिया था, इसी के नाम से इसे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कि कौन सी स्पीड से गति करने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रिक्शन कितना है या उसकी कितनी संख्या है, उसे यहाँ हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब ये था इसके अंदर, ये इस प्रकार से ग्राफ बना था और ये ग्राफ उसने बनाया था फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या, कि कौन से वेग से गति कर रहे हैं, और इस साइड में लिखी थी हमने वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अभी हमने बोला था कि गैस सिस्टम में जो मोस्टली मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है एमपीएस, उससे क्या करते हैं? वो गमन करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी रखी गई है वो भी कौन सी है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो रखी गई है। अब देखो इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वाले ये जो अणु है उनके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट दर्शाने के लिए ये वाली ग्राफ है वो बनाया गया है। टेम्परेचर देखो 273, 1273 और 2273 पे ग्राफ है वो बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो समीकरण दी गई थी वो समीकरण हमें इस प्रकार से प्राप्त हुई थी। इस समीकरण में रहेगा dn अपॉन में n नोट किसके इक्वल हो गया? फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल रहेगा। सी हो जाएगा यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये वाला सी और ये सी दोनों सेम है, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स में आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो ये वैल्यू इसमें दी हुई है के यहाँ पे आ जाएगा मैक्सवेल बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, के लिए लिखेंगे हम यहाँ पे मैक्सवेल बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, और टी हो जाएगा यहाँ पे टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर किस में लिखा जाएगा? यहाँ पे केल्विन में। उसके बाद में देखें ये हो गया। अब देखेंगे इसकी जो ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ से यहाँ पे क्या क्या रिजल्ट है वो निकल रहे हैं। ये ग्राफ है, ये क्या शो कर रहा है ये हमें यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। फर्स्ट क्या निष्कर्ष निकला इसमें कि ये क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब वे मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी क्या है? 0 है, उन मॉलिक्यूल्स का फ्रिक्शन भी क्या है? बहुत कम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वे मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, उन मॉलिक्यूल्स का फ्रिक्शन क्या होता है? लेस होता है, बहुत कम होता है। उसके बाद जैसे जैसे इसके अंदर जैसे जैसे और क्या हो रहा है इसमें टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे इनकी वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ में मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है? फ्रिक्शन बढ़ रहा है।
इसमें लिखेंगे जैसे जैसे हम इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ में वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है और इसके साथ साथ में मॉलिक्यूल्स का फ्रिक्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जाते जाते ही इसमें आएगा कि एक मैक्सिमम वेलोसिटी पे जाके मॉलिक्यूल्स का फ्रिक्शन क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद में यदि हम वेलोसिटी को और इंक्रीज कर देते हैं, ये वाली आ जाएगी एक मैक्सिमम, एक सर्टेन वेलोसिटी की वैल्यू होती है। उसके बाद में यदि हम टेम्परेचर को और इंक्रीज करते हैं तो उस टेम्परेचर पे वेलोसिटी जो होती है, सो वेलोसिटी में फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ में उस वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा। उसके बाद में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे एक मैक्सिमम वेलोसिटी तक फ्रिक्शन बढ़ेगा। उसके बाद में और टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वेलोसिटी तो बढ़ जाएगी लेकिन उन मॉलिक्यूल्स का फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ये वाला फर्स्ट का देखो, इसमें यहाँ तक गए थे 273 केल्विन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अल्फा, यानी इस वेग वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका फ्रिक्शन इंक्रीज होकर कितना आ गया था, 200 मॉलिक्यूल्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वाले। उसके बाद में इसने क्या किया कि टेम्परेचर को और इंक्रीज किया, टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज किया इसने, तब वहां पे क्या हुआ, वेलोसिटी तो इंक्रीज होगी। देखो इस साइड जाएंगे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन मॉलिक्यूल्स का फ्रिक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो मैक्सिमम एक पॉइंट आता है उसके बाद में और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फ्रिक्शन होता है मॉलिक्यूल्स का, बढ़ी हुई वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रिक्शन कम हो जाएगा। उसके बाद में और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो फ्रिक्शन होता है मॉलिक्यूल्स का वो और भी कम हो जाते हैं। देखो इस टेम्परेचर भी यहाँ पे आ गया फ्रिक्शन और इस टेम्परेचर फ्रिक्शन है वो यहाँ पे आ जाता है। आगे समझ में, तो ये वाला जो अल्फा है वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है जिसको करने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या मैक्सिमम है उस वेलोसिटी को मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या प्रायिकता वेग के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या क्या रहेगा इसका, प्रायिकता वेग। अब ये प्रायिकता वेग 273 केल्विन टेम्परेचर पे है, ये वाला भी प्रायिकता वेग है क्योंकि इनके कंपेरिजन में इसको करने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा है। तो 1273 केल्विन टेम्परेचर पे अल्फा डैश है वो क्या रहेगा, प्रायिकता वेग, और 2273 केल्विन टेम्परेचर पे अल्फा डबल डैश है वो क्या रहेगा यहाँ पे, प्रायिकता वेग के नाम से जाना जाएगा। ये याद रखना है कि एक मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी उसके बाद में और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स का फ्रिक्शन है वो कम होता जाता है। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट रिजल्ट इस ग्राफ का। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि सेकंड हम इस ग्राफ से क्या रिजल्ट निकालेंगे। फर्स्ट हो गया मैक्सिमम वेलोसिटी प्राप्त होगी, उस वेलोसिटी को हम प्रोबेबल वेलोसिटी या प्रायिकता वेग के नाम से जानेंगे। उसके बाद में सेकंड रिजल्ट ये रहेगा इसके अंदर, फर्स्ट वाले का जो मेन पॉइंट अपने लिखना है पॉइंट्स वो क्या रहेगा कि एक अधिकतम प्रायिकता वेग वाले अणुओं की संख्या, यानी कि एक तो वेलोसिटी यहाँ से चल रही है, तो वेलोसिटी 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे हम लिखेंगे मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन, तो यहाँ पे आएगा मॉलिक्यूल्स, यानी इस स्पीड से मोशन करने वाले पार्टिकल्स 2 हैं 10 में से, इससे करने वाले भी 2 हैं और इससे करने वाले क्या है 6। टोटल 10 मॉलिक्यूल्स में से 2 पार्टिकल्स हैं वो इस वेलोसिटी से मोशन करते हैं, 2 पार्टिकल इस वाली वेलोसिटी से और 6 पार्टिकल्स हैं वो इस वेलोसिटी से। तो ये तो क्या है यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जिसे हम अल्फा से लिख रहे हैं। तो ये कहा जाए किसी भी गैस सिस्टम में, इस ग्राफ को देखिए, किसी भी गैस सिस्टम में बहुत कम वेग और बहुत ज्यादा वेग से गति करने वाले पार्टिकल्स का फ्रिक्शन कम होता है जबकि मध्यम वेग से मोशन करने वाले पार्टिकल्स का फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसी को यहाँ पे जिस वेग से गैस सिस्टम के मोस्टली मॉलिक्यूल्स मोशन करते हैं उस वेग को यहाँ पे प्रायिकता वेग के नाम से जाना जाता है। आगे समझ में, ये रहेगा यहाँ पे, ये रहेगा फर्स्ट वाले का रिजल्ट कि फर्स्ट वाले को हम एक लाइन में किस प्रकार से लिखेंगे कि गैस सिस्टम में उपस्थित अधिकांश मॉलिक्यूल या फिर कम वेग और अधिक वेग से गति करने वाले अणुओं की संख्या कम होती है जबकि मध्यम वेग से या प्रायिकता वेग से गति करने वाले अणुओं की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। ये हो जाएगा इसका फर्स्ट। उसके बाद में ये आएगा
कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ में ये जो वेलोसिटी है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज, क्योंकि 273 पे ये इतनी वेलोसिटी है, फिर 1273 पे ये है और 2273 पे कौन सी है, ये वाली है। तो इसमें जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स की मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एमपीएस वेलोसिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज। एमपीएस मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, स्पीड को वेलोसिटी से बोले। देखिए अल्फा कम टेम्परेचर पे है, फिर 1273 केल्विन पे जो है उसकी वैल्यू इससे ज़्यादा रहेगी। ये तीनों ही क्या है, प्रायिकता वेग है। तो इसमें लिखा जाएगा कि इस ग्राफ से देखने से क्लियर स्पष्ट हो रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है। हो गया। उसके बाद में हम थर्ड देखेंगे, तीसरा इसमें क्या निष्कर्ष निकालेंगे। तीसरे में आएगा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ये मोलिकुलर वेलोसिटी जो है प्रायिकता वाली ये तो इंक्रीज हो रहा है ये वेलोसिटी तो, लेकिन फ्रिक्शन मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि 273 केल्विन पे जब प्रायिकता वेग कम होता है उस समय फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना है, ये वाला। उसके बाद में देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रायिकता वेग बढ़ गया, प्रायिकता वेग तो बढ़ गया लेकिन इसके सापेक्ष जो मोलिकुलर फ्रिक्शन है वो क्या हो गया, कम हो गया। फिर और टेम्परेचर इंक्रीज किया तो प्रायिकता वेग बढ़ गया लेकिन मोलिक्यूल्स का फ्रिक्शन है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तीसरे रिजल्ट में हम ये लिखेंगे कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो अल्फा पे जो मॉलिक्यूल्स का फ्रिक्शन है उसको हम क्या लिखेंगे, एन से लिखेंगे, उसकी वैल्यू हाईएस्ट है। अल्फा डैश पे मॉलिक्यूल्स के फ्रिक्शन को एन डैश से लिखेंगे और अल्फा डबल डैश पे मॉलिक्यूल्स के फ्रिक्शन को हम किससे लिखेंगे, इससे लिखेंगे, ये रहेगा। ठीक है, इससे हम क्या बता सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के फ्रिक्शन को बता सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे प्रोबेबल वेलोसिटी प्रायिकता वेग तो बढ़ता है लेकिन उसके सापेक्ष मॉलिक्यूल्स का फ्रिक्शन होता है वो कम होता जाता है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा। थर्ड हो गए। अब फोर्थ इससे हम ये भी बता सकते हैं कि जैसे लास्ट वाला कर्व है ना, इसकी चौड़ाई कम है, इसकी ज्यादा है, इसकी सबसे ज्यादा है, तो लास्ट वाला कर्व है वो क्या है, हाईएस्ट टेम्परेचर पे। तो इससे बताए कि जो वेलोसिटी जिसकी प्रोबेबल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल्स की जो संख्या है वो क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। देखो ये वाले, तो इस लास्ट वाले कर्व की जो कि मैक्सिमम टेम्परेचर पे बनाया गया है उसके यहाँ से जब हम ये देखते हैं लेंथ, चौड़ाई बोले, विड्थ बोले, इसको देखने से क्लियर हो रहा है कि प्रोबेबल वेलोसिटी या अल्फा से कम वेलोसिटी रखने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका फ्रिक्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने पे बढ़ता जाता है। तो वे मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी प्रायिकता वेग से कम होती है उन मॉलिक्यूल्स का फ्रिक्शन है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ इंक्रीज होता है। ये देखो 273 केल्विन पे इतना ही है मॉलिक्यूल्स का फ्रिक्शन, उस पे इतना है और वो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये इतना हो गया। ठीक है, ये रहेगा यहाँ पे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में दो तीन छोटी छोटी टर्म है इसके अंदर, वो देखें। जैसे कोलिजन डायमीटर पढ़ना है और कोलिजन नंबर पढ़ना है, फिर कोलिजन वेलोसिटी पढ़नी है। एक एक नंबर में आती है वाली डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसके अंदर कोलिजन नंबर। ठीक है, देखें सबसे पहला रहेगा अपना कोलिजन नंबर। संघट्ट संख्या बोलते हैं इसको। ठीक है, कोलिजन नंबर को हम क्या बोलेंगे, संघट्ट संख्या। ठीक है, कोलिजन नंबर में इसमें आएगा कि एक मॉलिक्यूल गैस सिस्टम है ये अपना पूरा,
गैस सिस्टम में मान लीजिए ये वाला मॉलिक्यूल्स देखते हैं, ये वाला मॉलिक्यूल्स इस गैस सिस्टम में प्रेजेंट जो अदर मॉलिक्यूल्स हैं उससे 1 सेकेंड में कितनी बार टकराता है। एक गैस मॉलिक्यूल 1 सेकेंड में 1 सेमी क्यूब आयतन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं। तो हमें इसकी डेफिनेशन क्या लिखनी है कोलिजन नंबर की, गैस सिस्टम में एक मॉलिक्यूल्स 1 सेमी क्यूब आयतन में 1 सेकेंड में अदर मॉलिक्यूल्स जो उस 1 सेमी क्यूब वॉल्यूम में प्रेजेंट है उनसे कितनी बार टकराता है, कितनी बार कोलिजन करता है, वही संख्या उसकी कोलिजन नंबर कहलाती है। इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जेड से। आगे समझ में, तो कोलिजन नंबर क्या होगी कि गैस सिस्टम में 1 सेमी क्यूब आयतन में एक मॉलिक्यूल्स 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड को यहाँ पे क्या बोलते हैं, यूनिट टाइम बोलते हैं। इकाई आयतन में, इकाई समय में एक मॉलिक्यूल्स है, उस इकाई आयतन में उपस्थित, पूरे सिस्टम को नहीं देखना, जैसे पूरा सिस्टम इतना बड़ा है, अपने को 1 सेमी क्यूब आयतन इतना ही चाहिए, इसमें प्रेजेंट एक मॉलिक्यूल इसी आयतन में प्रेजेंट जो अदर मॉलिक्यूल्स है उनसे कितनी बार टकराता है, उसी टकराने की संख्या को ही कोलिजन नंबर बोलते हैं। यहाँ वाले मॉलिक्यूल से टकराता है तो वो इसमें काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो गैस सिस्टम में एक मॉलिक्यूल्स 1 सेमी क्यूब आयतन में उपस्थित अदर मॉलिक्यूल से 1 सेकेंड में जितनी बार टक्कर करता है वही संख्या उसकी कोलिजन नंबर कहलाती है, और इसे कैपिटल जेड से यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। ये रहेगा इसका कोलिजन नंबर, जिसे संघट्ट संख्या के नाम से भी जानेंगे। आगे से कोलिजन नंबर या कोलिजन संख्या वो इसे हम यहाँ पे कहेंगे, कैपिटल जेड से इसे हम प्रदर्शित करेंगे। इसे हम ज्ञात किससे करते हैं, ज्ञात करने का इसका फॉर्मूला होता है √2 सिग्मा सी पी। इससे हम पी नहीं होता, ये रो वाला होता है, √2 सिग्मा स्क्वायर होता है, सॉरी सिग्मा स्क्वायर √2 पाई सिग्मा स्क्वायर सी पी। इसमें सिग्मा क्या होता है, कोलिजन डायमीटर होता है, ये भी हम पढ़ेंगे आगे आएगा। कोलिज सिग्मा क्या होगा यहाँ पे, कोलिजन डायमीटर यानी संघट्ट व्यास, और सी हो जाएगा यहाँ पे वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स की, और लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा। इस वाली इक्वेशन से हम क्या ज्ञात करते हैं, कोलिजन नंबर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कोलिजन नंबर के बाद में देखें, ये हो गया अपना कोलिजन नंबर। कोलिजन नंबर के बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मीन फ्री पाथ। कोलिजन नंबर के बाद में नेक्स्ट रहेगा मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ देखिए, इसको कैपिटल एल से तो शो करते हैं, मीन फ्री पाथ को हिंदी में बोलेंगे इसे माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ, इसे हम कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं। इसमें आता है कि इसमें आएगा कि टक्कर से पहले किसी अणु द्वारा तय की गई दूरी के औसत मान, मतलब कि ये अपना गैस सिस्टम है, इसमें ये वाला मॉलिक्यूल्स है, यहाँ से स्टार्ट हो, इस मॉलिक्यूल से टक्कर की d1 डिस्टेंस पे दोनों के बीच की दूरी, फिर ये मॉलिक्यूल्स इसके बाद इससे टक्कर करेगा d2 डिस्टेंस, फिर d3, फिर नेक्स्ट से करेगा d4 डिस्टेंस तय करेगा, फिर इससे करेगा d5 करेगा। तो हम ये बोलेंगे कि इस मॉलिक्यूल्स का मीन फ्री पाथ क्या है, इसमें किसी मॉलिक्यूल्स द्वारा अपनी मतलब सिस्टम में वो मॉलिक्यूल्स जितनी टक्कर करता है उन सभी टक्करों के दौरान वो कितनी दूरी तय करता है, उस दूरी के औसत को ही उस मॉलिक्यूल्स का मीन फ्री पाथ है वो कहते हैं। तो कैपिटल एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि ये मॉलिक्यूल्स ए है, इसने इससे टक्कर की तब d1 डिस्टेंस तय की, इससे करेगा d2, तो इसमें आ जाएगा d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 प्लस में d5। इस मॉलिक्यूल्स ने इतनी डिस्टेंस तय की अपने 5 टक्करों के दौरान, और नीचे हम लिख देंगे टोटल मॉलिक्यूल से कितनी बार टक्कर किए या कितने मॉलिक्यूल से टक्कर किए। तो ये रहेगा इस मॉलिक्यूल्स ए का मीन फ्री पाथ। यानी किसी मॉलिक्यूल्स का मीन फ्री पाथ क्या होता है, उस मॉलिक्यूल के द्वारा टक्करों से पहले तय की गई कुल दूरी के औसत मान को उसका मीन फ्री पाथ या माध्य मुक्त पथ कहा जाता है। इसके बाद देखिए मीन फ्री पाथ के बाद में हो गई डेफिनेशन। और इसके अलावा मीन फ्री पाथ को इस फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं, एल इज इक्वल टू बीटा रूट में 3 रो और डी।
इस वाले फॉर्मूले से भी हम मीन फ्री पाथ को ज्ञात कर सकते हैं। पीडीए गैस का दाब, गैस का घनत्व और ये आ जाएगा गैस की विस्कोसिटी या श्यानता। तो इस फॉर्मूले से भी हम गैस के लिए जो मीन फ्री पाथ है उसको ज्ञात कर सकते हैं। मीन फ्री पाथ के बारे में थर्ड रहेगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, संघट आवर्ती, हिंदी में इसका नाम क्या रहेगा, संघट की आवर्ती। कोलिजन फ्रीक्वेंसी यानी संघट आवर्ती। देखेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी हम क्या लिखेंगे, इसमें देखें कि एक सेमी क्यूब आयतन ले लिया हमने। एक सेमी क्यूब आयतन में एक सेकेंड में यहाँ जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उन सभी मॉलिक्यूल्स की आपस में जितनी टक्करें होती हैं उसे संघट आवर्ती के नाम से जाना जाता है। क्योंकि उसमें क्या था, संघट संख्या में तो एक मॉलिक्यूल्स के द्वारा कितनी टक्कर की जाती है इतने आयतन में और इतने टाइम में वो था। लेकिन फ्रीक्वेंसी में क्या है इसमें संघट आवर्ती में कि एक सेमी क्यूब या इकाई आयतन में एक सेकंड में जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उन सभी के द्वारा, जो कि इकाई आयतन में उपस्थित है, उन सभी के द्वारा एक सेकंड में आपस में कितनी टक्करें की जाती हैं उसे ही कोलिजन फ्रीक्वेंसी या संघट आवर्ती के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। संघट आवर्ती के लिए निकालते हैं हम किस प्रकार से हैं, देखिए संघट आवर्ती को निकालते हैं हम, जो आरएमएस वेग होता है ना, जो वर्ग माध्य मूल वेग होता है वो किसके इक्वल होता है, तो उसे हम कहेंगे वो मीन फ्री पाथ और कोलिजन फ्रीक्वेंसी के इक्वल होते हैं। तो यहाँ से यदि हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकालें तो किसके इक्वल होगी, तो हम लिखेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अपॉन में मीन फ्री पाथ। इस वाले फॉर्मूले से हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी को ज्ञात कर सकते हैं। ये रहेगा आपके संघट आवर्ती का फॉर्मूला। उसके बाद में इसमें एक और बचा है लास्ट, कोलिजन डायमीटर। चार ही डेफिनेशन है इसके अंदर। फोर्थ रहेगी कोलिजन डायमीटर या संघट व्यास। कोलिजन डायमीटर या संघट व्यास। देखें कोलिजन डायमीटर या संघट व्यास में लिखें दो अणुओं के मध्य निकटतम दूरी, दो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या करें, कोलिजन करें। तो कोलिजन तो ऐसे ही करेंगे ना, इससे ज्यादा तो पास में आ नहीं सकते क्योंकि यहाँ इसकी बाहरी सतह दोनों टच हो गए, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। इसमें कहेंगे दो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस कब होती है, जब वे आपस में कोलिजन करते हैं। तो कोलिजन के समय जब दो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस पे होते हैं, उस समय उन दोनों मॉलिक्यूल्स के जो सेंटर पॉइंट्स होते हैं, नाभिक बोले, उनके बीच की दूरी को यहाँ पे कोलिजन डायमीटर के नाम से जाना जाता है। यदि इसकी रेडियस आर ए है, इसकी रेडियस क्या है, आर बी है, एक जैसे ही आर ए तो सिग्मा किसके इक्वल हो जाएगा, आर ए प्लस में आर ए के इक्वल है वो माना जाएगा। एक जैसे है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2RA। कोलिजन डायमीटर को लिखेंगे सिग्मा से। तो टक्कर के समय या कोलिजन के टाइम दो मॉलिक्यूल्स के बीच की, कोलिजन के टाइम दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब मिनिमम डिस्टेंस होती है उस समय दोनों मॉलिक्यूल्स के नाभिकों के बीच की दूरी को उसके कोलिजन डायमीटर या संघट व्यास के नाम से जाना जाता है। इसे हम लिखेंगे सिग्मा से। हो गया कोलिजन डायमीटर। यदि इसमें चार डेफिनेशन, ठीक है, आज के लिए इतना ही।